आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 चैप्टर फॉरेन एक्सचेंज। स्टूडेंट्स, इससे पहले ऑलरेडी मैं प्रीवियस चैप्टर की वीडियो डिस्कस कर चुकी हूँ, तो जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले देख ले और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं फॉरेन एक्सचेंज। सबसे पहले व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज? सो इट रेफर्स द करेंसी ऑफ ऑल द कंट्रीज अदर देन द डोमेस्टिक कंट्री। जितनी भी करेंसीज होती हैं अलग अलग कंट्रीज़ की, हमारी डोमेस्टिक करेंसी को छोड़कर, वो सारा क्या कहलाता है? फॉरेन एक्सचेंज कहलाता है। अगर हम अदर वर्ड्स में बात करें स्टूडेंट्स, तो फॉर द पीपल ऑफ इंडिया ऑल द करेंसीज अदर देन रुपीज़ आर टर्म्ड एज फॉरेन एक्सचेंज। रुपी को छोड़ के, क्योंकि रुपी हमारी डोमेस्टिक करेंसी है, इंडिया के अंदर रुपी को छोड़ के जितनी भी है, चाहे पाउंड हो चाहे डॉलर हो, वो सारा क्या होगा? वो सारी फॉरेन एक्सचेंज कहलाएगा। नाउ एक टर्म आती है फॉरेन एक्सचेंज रेट। क्या होती है स्टूडेंट्स? सो इट रेफर्स द रेट एट विच करेंसी ऑफ वन कंट्री इज एक्सचेंज विद द करेंसी ऑफ अदर कंट्री। ऐसी रेट जिससे जो करेंसी है एक कंट्री की वो एक्सचेंज की जाती है जो करेंसी है दूसरी कंट्री से, उसको हम फॉरेन एक्सचेंज रेट बोलते हैं। द रेट मेजर्स द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वन करेंसी रिक्वायर्ड टू एक्सचेंज विथ वन यूनिट ऑफ अदर करेंसी। और वो रेट मेज़र करती है कि कितनी यूनिट्स एक करेंसी को ज़रूरत है एक्सचेंज करने के लिए विथ वन यूनिट ऑफ दैट करेंसी। एग्जांपल, जैसे $1 सपोज कीजिए 62 रुपीज़, अभी नाउ 73.48 चल रहा है। सो एक्सचेंज रेट इज़ ऑल्सो डिटरमाइंड बाय द फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। और ये जो एक्सचेंज रेट है हम लोग किस तरीके से डिटरमाइन करते हैं? डिमांड और सप्लाई के फोर्सेज से भी। नेक्स्ट टॉपिक आता है करेंसी डेप्रिसिएशन। करेंसी डेप्रिसिएशन का क्या मीनिंग होता है? इट रेफर्स टू द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। मतलब डिक्रीज होना, डेप्रिसिएशन का मतलब है रिडक्शन होना, तो डिक्रीज होना हमारी वैल्यू जो है डोमेस्टिक करेंसी, यानी कि रुपए की जो वैल्यू है वो कम होना इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, उसको हम क्या कहते हैं? करेंसी का डेप्रिसिएशन। और इसकी वजह से इट मेक्स द डोमेस्टिक करेंसी लेस वैल्यूएबल। हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी है वो लेस वैल्यूएबल बन जाती है करेंसी का डेप्रिसिएशन की वजह से। एंड हैंस मोर ऑफ इट रिक्वायर्ड टू बाय फॉरेन करेंसी, और ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है फॉरेन करेंसी की। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ओल्ड रेट है $1 62 रुपीज़ का पड़ रहा था और नई रेट में $1 64 रुपीज़ का, यानी कि पहले जो बाहर से लोग हमारे यहाँ आ रहे थे उनको $1 में 62 रुपीज़ का सामान मिल रहा था, लेकिन करेंसी की डेप्रिसिएशन की वजह से अब $1 में उनको 64 रुपीज़ का सामान मिल रहा है। सो अबव रेट क्या इंप्लाई करती है? जो रुपी है वो डेप्रिशिएट हो गया है। जैसे प्रीवियसली 62 रुपीज़ रिक्वायर्ड थे टू परचेज $1, बट एज पर न्यू एक्सचेंज रेट 64 रिक्वायर्स इज रिक्वायर्ड टू परचेज द सेम अमाउंट ऑफ दैट डॉलर, दैट इज़ 2 more रुपीज़ फॉर द सेम डॉलर। एक ही डॉलर के हमें 2 एक्स्ट्रा रुपीज़ पे करने पड़ रहे हैं। सो क्या इफेक्ट होता है डेप्रिसिएशन का डोमेस्टिक करेंसी पर ऑन एक्सपोर्ट्स? सो डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इम्प्लाइज दैट द फॉरेन कंट्री कैन बी परचेज मोर अमाउंट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विथ सेम अमाउंट ऑफ देयर करेंसी। मतलब डेप्रिसिएशन हमें ये बताता है जो डोमेस्टिक कंट्री के अंदर होता है, सो फॉरेन कंट्री में हम परचेज कर सकते हैं कुछ अमाउंट जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का है, वो भी सेम अमाउंट उसी करेंसी का। सो इट मेक्स द एक्सपोर्ट फ्रॉम डोमेस्टिक करेंसी चीपर। हमारे जो एक्सपोर्ट्स है वो चीपर हो जाते हैं एंड हैंस एक्सपोर्ट इंक्रीजेस, और इससे हमारा जो एक्सपोर्ट सेक्टर है वो बढ़ जाता है। करेंसी की डेप्रिसिएशन से एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाता है। नाउ करेंसी एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन का मतलब होता है वैल्यू बढ़ जाना। सो या तो हम इसको दो नाम बोलते हैं, डेप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी भी बोल सकते हैं, फॉल इन प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी भी बोल सकते हैं, और राइज इन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, हमारे रुपए की वैल्यू इंक्रीज हो जाना। इसका मतलब हुआ इट रेफर्स टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, हमारी जो रुपए की वैल्यू है वो बढ़ जाना इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। सो डोमेस्टिक करेंसी बिकम्स मोर वैल्यूएबल एंड हैंस लेस ऑफ इट रिक्वायर्स टू बाय द सेम अमाउंट ऑफ फॉरेन करेंसी। डोमेस्टिक करेंसी क्या होती है? मोर वैल्यूएबल बन जाती है इससे, और हमें कम ज़रूरत पड़ती है सेम करेंसी को खरीदने में। फॉर एग्जांपल, हमारी ओल्ड रेट थी $1 इजिकल टू 62 रुपीज़, अब न्यू रेट हो जाती है $1 इजिकल टू 60 रुपये, यानी कि कम हो जाती है। सो जो अबव रेट इंप्लाई करती है कि रुपी इज़ बीन एप्रिसिएटेड, जो हमारी वैल्यू है रुपी की वो बढ़ गई है। एज प्रीवियसली 62 रुपीज़ आर रिक्वायर्ड टू परचेज $1। पहले 62 रुपीज़ ज़रूरत थी, लेकिन अब जो नई एक्सचेंज रेट है हमें सिर्फ 60 रुपीज़ पे करने पड़ रहे हैं टू परचेज $1, यानी कि 2 रुपीज़ लेस देन अर्लियर वन। सो इसका क्या इफेक्ट होगा इम्पोर्ट्स पे? Due to appreciation, the domestic country can purchase more amount of foreign goods. Appreciation की वजह से जो डोमेस्टिक कंट्री है वो ज़्यादा अमाउंट परचेज कर सकती है फॉरेन गुड्स का विद द सेम अमाउंट ऑफ मनी। सो इट मेक्स इम्पोर्ट्स ऑफ डोमेस्टिक कंट्री चीपर। अब वो बाहर से हमारे लिए सामान लेना आसान होता है, सो इम्पोर्ट जो है हमारे वो सस्ते पड़ते हैं देन अर्लियर, हैंस इम्पोर्ट इंक्रीजेज। सो इसकी वजह से हमारे जो इम्पोर्ट्स हैं वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि बाहर से सामान लेना हमारे लिए सस्ता पड़ जाता है। सो यहाँ पर दो टर्म आता है स्टूडेंट्स, एक तो आता है रिवैल्यूएशन, एक आता है डीवैल्यूएशन।
सो रिवैल्यूएशन सेम एज इट इज़ एप्रिसिएशन की तरह होता है और डिवैल्यूएशन सेम एज इट इज़ डेप्रिसिएशन की तरह होता है। बस आपको एक डिफरेंस ये याद रखना है कि एप्रिसिएशन में मार्केट फोर्सेस यूज़ होते हैं, डैट इज़ डिमांड एंड सप्लाई, और रिवैल्यूएशन के मॉनेटरी अथॉरिटी जो है वो रेगुलेट करती है। और डिवैल्यूएशन के अंदर भी हमारी मॉनेटरी अथॉरिटी चाहे आरबीआई चाहे गवर्नमेंट वो रेगुलेट करती है, और डेप्रिसिएशन के अंदर हमारे जो मार्केट फोर्सेज हैं डिमांड एंड सप्लाई के, वो उसी के तहत डिमांड तय होती है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रिवैल्यूएशन, एप्रिसिएशन एंड डिवैल्यूएशन एंड डेप्रिसिएशन। स्टूडेंट नाउ हम बात करते हैं स्टूडेंट टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट के बारे में कि क्या क्या टाइप्स की होती है फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो पहली होती है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, जिसका एक और नाम भी अगर आपके एमसीक्यू पार्ट में आता है तो आपको याद रखना है, पैक्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम भी बोलते हैं हम इसको। सेकंड है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, फ्लेक्सिबल को हम फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम भी बोलते हैं। मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम, जिसको हम डर्टी फ्लोटिंग भी बोलते हैं स्टूडेंट्स। अब हम वन बाय वन एक सबके बारे में डिटेलिंग देखते हैं। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, जैसे नाम में लिखा हुआ है फिक्स्ड, सो यहाँ पर जो एक्सचेंज रेट है वो फिक्स रहती है। सो ये दो चीज़, पहले जब फिक्स एक्सचेंज रेट थी उससे पहले हम लोग इसको क्या कहा करते थे, पहले गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम चला करता था, ये 1870 से 1914 तक चला। उसके बाद ब्रिटेन वुड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज आया था, जिसको हम डॉलर के रूप में फॉर्म में बोलते हैं। इसके बाद हमारा जो है फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम स्टार्ट हुआ था। इसका मतलब होता है इट रेफर्स टू अ सिस्टम इन विच एक्सचेंज रेट ऑफ अ करेंसी इज डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट। जो हमारी एक्सचेंज रेट है वो कौन डिटरमाइन करेगा, गवर्नमेंट डिटरमाइन करेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फिक्स एक्सचेंज रेट। अब बेसिक पर्पस क्या है अडॉप्ट करने का इस सिस्टम को, ताकि इंश्योर है स्टेबिलिटी आ सके फॉरेन ट्रेड में और कैपिटल मूवमेंट्स हो सके ईजिली। और इस सिस्टम के अंदर जो डोमेस्टिक कंट्री है वो क्या करती है, जो वैल्यू है अपनी करेंसी की वो फिक्स कर देती है इन टर्म्स ऑफ एक्सटर्नल स्टैंडर्ड, यानी कि करेंसी की वैल्यू फिक्स कर देना। और कौन डिसाइड करती है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फिक्स एक्सचेंज रेट। दिस एक्सटर्नल स्टैंडर्ड कैन बी गोल्ड, सिल्वर, और इट कुड बी अ करेंसी ऑफ एनी अदर कंट्री और एनी अदर थिंग। अब हम इसको एक्सटर्नल स्टैंडर्ड बोल सकते हैं। स्टैंडर्ड में क्या आ सकता है, या तो गोल्ड, सिल्वर, या इट कुड बी अ करेंसी ऑल्सो। सो हम इन सबको कंसिडर कर सकते हैं एज of a country or any other thing. Now, when the value of domestic currency is tied with the currency of any other country, then it is known as pegging. अगर हम डोमेस्टिक करेंसी को किसी से बांध दें, सो वो करेंसी क्या कहलाती है, उसको हम पैगिंग बोलते हैं। सो व्हेन इट टर्म्स ऑफ गोल्ड और सिल्वर नोन एज पैरिटी वैल्यू ऑफ करेंसी। और अगर हम गोल्ड और सिल्वर के टर्म्स में बात करें तो इसको क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स, पैरिटी वैल्यू ऑफ करेंसी बोला जाता है। अगर हम इसको किसी से टाई कर दे करेंसी को तो हम पैगिंग बोलेंगे, और अगर हम गोल्ड और सिल्वर के टर्म्स में बात करें तो हम इसको पैरिटी वैल्यू बोलेंगे। ये दोनों चीज़ आपको याद रखनी है। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखो एक डॉग है, ठीक है, हमने उसको किससे कर दिया, बांध दिया, टाई कर दिया। सो वो क्या, कौन सी एक्सचेंज रेट सिस्टम होगी, वो फिक्स्ड हो गई। अब एक डॉग है, वो आवारा घूम रहा है, तो वो कौन सी रेट हो गई अपनी, फ्लेक्सिबल हो गई। और एक डॉग है जो हमारा है पर वो घूम रहा पार्क में है, सो वो कौन सी हो गई, हमारी मैनेज फ्लोटिंग हो गई। तो हमारे पास तीन सिस्टम हो गए, एक तो फिक्स्ड यानी कि हमने किसी स्टैंडर्ड से उसको टाई कर दिया, फ्लेक्सिबल यानी कि मार्केट फोर्सेस, डिमांड एंड सप्लाई, और मैनेज फ्लोटिंग जो दोनों का मिक्सचर होता है, फिक्स्ड का भी और फ्लेक्सिबल का भी, यानी कि हाइब्रिड कॉम्बिनेशन जो है वो हम किस में देखते हैं, मैनेज फ्लोटिंग में देखते हैं। सो इस तरीके से आप अंडरस्टैंड कर सकते हो फिक्स, फ्लेक्सिबल और मैनेज फ्लोटिंग के बारे में। नेक्स्ट आता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। अब फ्लेक्सिबल, सो इट रेफर्स टू अ सिस्टम इन विच द एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द फोर्सेस ऑफ मार्केट, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ डिफरेंट करेंसीज इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ऐसा सिस्टम जिसमें एक्सचेंज रेट कौन डिटरमाइन करता है, जो फोर्सेज है डिमांड और सप्लाई के वो डिटरमाइन करते हैं। दैट इज द करेंसी विच इज इन डिमांड हैज़ हायर एक्सचेंज रेट। जिस करेंसी की जो डिमांड है, जिसकी ज़्यादा होती है उसकी एक्सचेंज रेट भी ज़्यादा होती है। एंड द करेंसी हुज सप्लाई इज मोर, जिसकी सप्लाई ज़्यादा होती है वो लेस वैल्यूएबल होती है, हैंस इट इज़ एक्सचेंज एट अ लोअर रेट। सो वैल्यू ऑफ करेंसी इज अलाउड टू फ्लक्चुएट फ्रीली। यहाँ पर जो इतनी भी वैल्यू होती है करेंसी की वो फ्लक्चुएट कर सकती है फ्रीली बाय द फोर्सेज ऑफ मार्केट, डिमांड एंड सप्लाई कॉन्सेप्ट। नाउ नेक्स्ट इज मैनेज एक्सचेंज रेट सिस्टम। मैनेज एक्सचेंज रेट सिस्टम को हम एक और नाम क्या कहते हैं, डर्टी फ्लोटिंग। अब ये हाइब्रिड कॉम्बिनेशन है दोनों सिस्टम का, हमारा फिक्स्ड का भी और फ्लेक्सिबल का भी। सो इट रेफर्स टू अ सिस्टम इन विच फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, एंड सेंट्रल बैंक इज अ की पार्टिसिपेंट टू स्टेबलाइज द रेट ऑफ अ करेंसी इन केस ऑफ एक्सट्रीम एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन। अब यहाँ हम दोनों चीज़ ले रहे हैं, मार्केट फोर्सेज भी ले रहे हैं और सेंट्रल बैंक का इन्वॉल्वमेंट भी रह रहे हैं। इसको हम मैनेज एक्सचेंज रेट सिस्टम कहते हैं। अब सेंट्रल बैंक क्या करता है, मेंटेन करता है कुछ रिजर्व फॉरेन एक्सचेंज के, टू इंश्योर दैट द रेट ऑफ करेंसी स्टेज विद इन द टारगेटेड वैल्यू। और वो ऐसा इसलिए करता है ताकि जो रेट है करेंसीज की वो स्टे हो सके टारगेटेड वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैनेज फ्लोटिंग बोलते हैं।
तो फंक्शन है आरबीआई का, हमने पढ़ा भी है ऑलरेडी, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, इसीलिए उसको कस्टोडियन कहा जाता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट आता है डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज और वाई फॉरेन एक्सचेंज इज डिमांडेड और व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। अब हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि हम डिमांड क्यों करते हैं आखिरकार फॉरेन एक्सचेंज की, क्या रीजंस है जिसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड की जाती है। सो फर्स्ट रीजन टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अदर कंट्री, हमें कोई भी चीज़ अगर परचेज करनी है तो हमें करेंसी की डिमांड करनी पड़ेगी, तभी हम दूसरे कंट्री से परचेज कर सकते हैं। सेकेंड टू परचेज एसेट्स, हमें कोई एसेट परचेज करना है, चाहे वो लैंड हो, शेयर्स हो, बॉन्ड हो, एक्सेट्रा इन अदर कंट्रीज, तो भी हमें डिमांड करना पड़ेगा फॉरेन एक्सचेंज की। पेमेंट करना है हमें इंटरनेशनल लोन का, तो भी हमें डिमांड करना पड़ेगा। गिफ्ट और ग्रांट सेंड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, हमें कोई गिफ्ट और ग्रांट भेजना है तो भी हमें करेंसी के लिए डिमांड करनी पड़ेगी। फॉरेन एक्सचेंज इज नीडेड टू अंडरटेक फॉरेन टूर्स, अगर कोई हमें टूरिज्म पर्पज़ के लिए बाहर जाना है उसके लिए भी हमें डिमांड करना पड़ेगा फॉरेन एक्सचेंज को। सो दीज आर द बेसिक सोर्सेज, these are the features that why we demand foreign exchange. So these are the 5 points students, so you have to remember this. Now there is an inverse relationship between demand for foreign exchange and foreign exchange rate. जैसे कि हम लोगों ने डिमांड आपने क्लास 11th में पढ़ा है डिमांड चैप्टर, तो क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस के बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है, इन्वर्स रिलेशनशिप, दैट इज नेगेटिव रिलेशनशिप। अगर डिमांड बढ़ती है, अगर प्राइस डिक्रीज होता है सो हम डिमांड इंक्रीज कर देते हैं, और अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो हम डिमांड कम कर देते हैं। वैसे ही सेम रिलेशनशिप हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट के साथ भी है। सेम उसी तरीके से जो डिमांड है फॉरेन एक्सचेंज की, अगर वो बढ़ेगी तो हम लोग क्या करेंगे, अगर उसकी जो डिमांड है उसका इन्वर्स रिलेशनशिप है डिमांड के साथ फॉरेन एक्सचेंज का और फॉरेन एक्सचेंज रेट का। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट अगर मार्केट में इंक्रीज़ होती है तो हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम लोग डिमांड लेस करेंगे, और अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट कम होती है तो हम लोग डिमांड ज़्यादा करेंगे। Similarly, increase in foreign exchange rate leads to decrease in demand for foreign exchange and vice versa. Similarly केस है, अगर हम डायग्राम के थ्रू देखना चाहें तो हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ओरिजिन एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, ये हमारी फॉरेन एक्सचेंज रेट है। पहले हमारी फॉरेन एक्सचेंज रेट यहाँ पर डिटरमाइन हो रही थी, लेकिन जैसे ही हमने फॉरेन एक्सचेंज रेट को कम किया तो हमारी देखिए डिमांड क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई, और जैसे ही हमने फॉरेन एक्सचेंज रेट को बढ़ा दिया हमारी डिमांड डिक्रीज़ हो गई। सो ये फिनोमिना है इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन foreign exchange and foreign exchange rate. Now comes next question student, what is meaning of the supply। अब हमने डिमांड की बात कर ली स्टूडेंट्स कि हम डिमांड क्यों करते हैं फॉरेन एक्सचेंज की, अब हम सप्लाई क्यों करते हैं फॉरेन एक्सचेंज की, और व्हाई फॉरेन एक्सचेंज इज सप्लाइड, और व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, और क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं सप्लाई के। सो पहला सोर्स है एक्सपोर्ट ऑफ द कंट्री टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, हमें एक्सपोर्ट करना है तो सप्लाई की नीड होगी। नेक्स्ट है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अगर हमें एफडीआई दैट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना है तो भी हमें सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है। गिफ्ट, डोनेशन, रेमिटेंस रिसीव फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज़, अगर गिफ्ट्स, डोनेशन, रेमिटेंस कोई भी रिसीव हो रहा है फॉरेन कंट्री से तो हमें सप्लाई की डिमांड करनी पड़ती है। एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ऑल्सो कम्स व्हेन फॉरेन टूरिस्ट कम इन टू होम कंट्री, अब बाहर के जो टूरिस्ट है वो हमारे यहाँ घूमने आए तो भी हमें सप्लाई करनी पड़ेगी। सो दीज आर द बेसिक रीजंस फॉर सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अब सप्लाई के बीच में और फॉरेन एक्सचेंज रेट के बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है, ये डायरेक्ट होता है। डायरेक्ट का मतलब पॉजिटिव रिलेशनशिप, अगर सप्लाई बढ़ती है फॉरेन एक्सचेंज की तो हम फॉरेन एक्सचेंज रेट भी बढ़ता है, और फॉरेन एक्सचेंज रेट कम होता है तो सप्लाई भी कम हो जाती है। सो इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट लीड्स टू इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड वाइस वर्सा। अब इसका डायग्राम देख लेते हैं स्टूडेंट। सिमिलरली ये हमारा कर्व है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड सप्लाई कर्व है, और ये फॉरेन एक्सचेंज रेट है। ये हमारी फॉरेन एक्सचेंज रेट थी ओरिजिनल जो थी, अगर हम फॉरेन एक्सचेंज रेट को बढ़ा देते हैं तो देखिए सप्लाई भी इंक्रीज हो रहा है, और अगर हमने कम कर दी तो सप्लाई भी कम हो गया। इट मीन्स इट शोज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप, पॉजिटिव रिलेशनशिप। सो दिस इज ऑल फॉर दिस चैप्टर स्टूडेंट्स। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, और बेसिकली आपका 12th के अंदर जो टॉपिक्स कवर्ड है वो सारे इसी के अंदर है, इसके बाहर से आपका कुछ नहीं आने वाला। सो आप अपना कंप्लीट चैप्टर यहाँ तक कवर कर लीजिएगा, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं जो भी डाउट्स आपके जो सॉल्व नहीं हो पाए रिलेटेड टू दिस चैप्टर। सो जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।